नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21 डे लर्निंग फॉर ऑल में। साथियों, आज हम आपके लिए बीटीसी के प्रथम सेमेस्टर का बाल विकास का पेपर लेके आए हैं। ये जो सीरीज़ रहेगी हमारी प्रीवियस ईयर पेपर, वो जो 2024 में 8 अगस्त से यानी आज से ही जो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं उनके सॉल्यूशन पर आधारित रहेगी, आंसर की पर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये 2023 का पहला पेपर है बाल विकास का। तो इसमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसके आंसर हम डायरेक्ट बताते जाएंगे। पहला क्वेश्चन के केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो ये क्वेश्चन था, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक प्रसार नहीं होता है, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति को सांख्यिकीय माप के रूप में बताया गया है। दूसरा है, थॉर्नडाइक ने मुख्य कितने नियम दिए थे। तो थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए थे, 3 सिद्धांत दिए थे। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तीसरे का आंसर है, जन्म के समय नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, यानी क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत BF स्किनर ने दिया था। यह उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित नवीन सिद्धांत है। इसमें अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किशोरावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति में बौद्धिक विकास में कमी होती है, यानी कठिनाई होती है, क्योंकि संज्ञानात्मक अक्षमता बहुत व्यापक है। यह कम संज्ञानात्मक क्षमता अनुकूलन, व्यवहार, बौद्धिक कार्यात्मक प्रदर्शन या व्यक्ति के अधिगम की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी, डम्बिल के अनुसार किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवदान है। यह डम्बिल ने के अनुसार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, किशोरावस्था में बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, इसलिए इस अवस्था को बुद्धि में स्थिरता लाने वाली अवस्था भी कहा जाता है। और यह पूछा जाए कि बुद्धि का सबसे ज़्यादा विकास कब होता है, तो वो शैशवावस्था में ही हो जाता है बुद्धि का सबसे ज़्यादा विकास। क्वेश्चन नंबर 9, उसका आंसर है ए, सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारण है प्रेरणा। सीखने को प्रभावित करने के लिए अन्य कारकों में रुचि, परिपक्वता, तत्परता, इच्छा आदि शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर है डी, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत होता है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता आदि। बालकों में अभिप्रेरणा उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी, जीन आनुवंशिकता के वाहक हैं। जीन आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। जीन आनुवंशिक इकाई है जो गुणसूत्रों पर पाई जाती है। जीन डीएनए से बने होते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन हो गए कि आनुवंशिकता का भाग क्या है, जीन, और आनुवंशिकता इकाई क्या है, जीन, जो गुणसूत्रों में पाई जाती है। और जीन किससे बने होते हैं, डीएनए से। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर है डी, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधियां हैं। तो 3 विधियां इसमें बताई गई हैं, व्यक्तिनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपण विधि। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर है सी, भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण जो CM भाटिया द्वारा 1955 में विकसित किया गया था। इसके उप परीक्षण होते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है सी, सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को प्रचलित ढंग से चिंतन करने, विचार करने तथा कार्य करने की अमूर्त योग्यताओं को ही सृजनात्मकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां 4 बताई गई हैं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। अब अति लघु क्वेश्चन आएंगे। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक होता है। तो शिक्षक को इसमें जो आंसर दे रखा है, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को बालक की जो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उनके जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर बालकों के लिए पाठ्य वस्तु और क्रियाओं का चुनाव करने में सफलता प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बाल्यावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली है शारीरिक व मानसिक स्थिरता और दूसरी है वास्तविक दुनिया के साथ संबंध। ये जो PDF है ये आप हमारे टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम यूट्यूब के नीचे लिंक किया हुआ है उसमें आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय। तो पहला उपाय होता है कि किसी वस्तु को स्मरण करने में पूर्ण ध्यान होना चाहिए और दूसरा है स्मरण करने के पश्चात विश्राम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। तो रुचि का इसमें निम्नलिखित शैक्षिक महत्व है। पहला है शिक्षण विधि,
दूसरा है पाठ्यक्रम, तीसरा है स्नेहपूर्ण वातावरण, चौथा है अभिप्रेरणा और पांचवा है कक्षा का भौतिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 20, अधिगम स्थानांतरण संप्रत्य को स्पष्ट कीजिए। तो सीखने का स्थानांतरण तब होता है जब लोग सीखी गई जानकारी का प्रयोग या कौशल का प्रयोग किसी नई स्थिति में करते हैं, तो इसे ही अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है। तो शिक्षा व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास करने में बेहतर बनाती है। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। तो थॉर्नडाइक के अनुसार, वैसे तो काफ़ी सारी बुद्धि की परिभाषा दी गई हैं, जो थॉर्नडाइक और एक वुडवर्थ की बहुत इंपॉर्टेंट आती है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 23, शैशवावस्था की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। दो विशेषताएं, शारीरिक विकास में तीव्रता, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास या शारीरिक विकास हमारा शैशवावस्था में हो जाता है। दूसरा है सीखने में तीव्रता, बच्चे अनुकरण के माध्यम से सबसे ज़्यादा सीखते हैं या देख देख कर सबसे ज़्यादा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, समायोजन क्या है। तो समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और लक्ष्यों को बदलते हुए परिस्थितियों में अनुकूलन बनाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, यानी किसी अन्य वातावरण में खुद को ढाल लेना समायोजन कहलाता है। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा, जो 25वां क्वेश्चन है। तो वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यवहार की एक समग्र संवेगात्मक आदि पक्षों का विकास किया जाता है। शिक्षा व्यक्तिक विशेषता है। दूसरी परिभाषा ड्रेवर के अनुसार व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक व सामाजिक गुणों व गत्यात्मक संगठन के आधार पर किया जाता है। और व्यक्तित्व पर्सनैलिटी से बना है, जो पर्सोना से लिया गया है। ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि किस भाषा से लिया गया है और किस शब्द से लिया गया है। तो पर्सोना शब्द से लिया गया है पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में नए अनुभवों को एकत्र करता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। इसे ही हम सीखना या अधिगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कल्पना से आप क्या समझते हैं। तो कल्पना सृजनात्मकता में आती है। तो रायवन के अनुसार कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का एक नए प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। यही कल्पना कहलाती है। संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। तो संतुलन कार्य प्रदर्शन के दौरान शरीर की नियंत्रित स्थिति को बनाए रखने की क्षमता है। ठीक है, बाकी आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अधिगम स्थानांतरण क्या है। जैसा कि ऊपर भी था, अधिगम स्थानांतरण जब पूर्व सीखे गए ज्ञान का प्रयोग हम नए किसी स्थिति या नए किसी कार्य में करते हैं, तो वह अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कॉलसैनिक की। शिक्षा के स्थानांतरण से आशय एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, आदत या वियोग्यता का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, जो शिक्षा को सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माना गया है। इस अवस्था में बच्चा सक्रिय होता है, यानी करके सीखने पर बल देता है। शिशु देश के भावी नागरिक होते हैं, इसलिए इस अवस्था में ऐसी शिक्षा अवस्था होनी चाहिए जिससे शिशु का सर्वांगीण विकास हो सके। अब लघु उत्तरीय प्रश्न, शिक्षा में व्यक्तिक भिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है। तो जब दो बालक विभिन्न क्षमताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं, तो इसे व्यक्तिक भिन्नता कहा जाता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति के निर्माण के लिए बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक आदि पक्षों का पूर्ण विकास होता है। यानी इससे हम समझ सकते हैं कि कोई भी दो बालक समान नहीं होता है। उनमें सारी जितनी भी क्षमताएं होती हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक या सामाजिक समायोजन की क्षमता, वो अलग अलग होती है। इससे हम समझ सकते हैं। जो ये इस पीडीएफ में बाकी दिया हुआ है, जो आप पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। क्वेश्चन नंबर 32, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो किशोरावस्था को परिवर्तनों का काल कहा गया है। किशोरावस्था में बालक दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमेशा असाधारण कार्य करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसी आधार पर जो शिक्षा का स्वरूप है किशोरावस्था का, ये निम्नलिखित टॉपिक दिए गए हैं। जैसे शारीरिक विकास के लिए शिक्षा होनी चाहिए, धार्मिक और नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, आत्मनिर्भरता की शिक्षा होनी चाहिए,
संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा होनी चाहिए, उचित दिशा में निर्देशन दिया जाना चाहिए, सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा होना चाहिए। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन एवं नाजुक काल है। इस अवस्था में बालक का झुकाव जिस ओर हो जाता है उसी दिशा में वो जीवन आगे बढ़ाने लगता है। इस प्रकार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उसके सभी पक्षों का विकास करे। क्वेश्चन नंबर 23, अवधान व अभिरुचि एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने कहा था? तो ये रॉस की एक परिभाषा है कि अवधान व रुचि एक ही सिक्के के दो प्रक्षेपीय परीक्षण के प्रकार व पहलू होते हैं। पहला होता है अवधान अभिरुचि पर निर्भर है और दूसरा होता है अभिरुचि अवधान पर निर्भर है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। तो स्मृति का प्रभाव किस पर पड़ता है? स्मृति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, जिसमें स्किनर की एक परिभाषा है, अधिगम का वक्र किसी द्वितीयक क्रिया में निम्नलिखित मुख्य है। अधिगम सामग्री की स्पष्टता, सरलता तथा सार्थकता भी स्मरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। निरर्थक सामग्री की अपेक्षा सार्थक सामग्री बच्चों को जल्द याद हो जाती है। तो पहला है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। तो स्वस्थ बच्चों की अपेक्षा अस्वस्थ बच्चों की स्वस्थ बच्चों की अपेक्षा अस्वस्थ बच्चों की स्मृति कमजोर होती है। यानी जो स्वस्थ बच्चे होते हैं और जो अस्वस्थ बच्चे होते हैं, स्वस्थ बच्चों की जो मानसिक क्रिया जो कार्य करने की क्षमता होती है वो अस्वस्थ बच्चों की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आएगा। प्रेरणा भी, जैसे दूसरा टॉपिक हमारा प्रेरणा। तो जो शारीरिक रूप से जो मानसिक रूप से सुदृढ़ होते हैं वो जल्दी ही उनमें कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, जबकि अस्वस्थ बच्चों में ऐसा नहीं होता है। दूसरा है रुचि। किसी भी कार्य को करने के लिए रुचि बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि वो कार्य जल्दी से जल्दी किया जा सके। अगर कार्य को करने में रुचि नहीं है तो कार्य को करने में विरोध उत्पन्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो किन्हीं दो प्रक्षेपी परीक्षण का नाम बताइए। तो प्रक्षेपी परीक्षण एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है जिसमें व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। तो पहला है प्रारंभिक अंतर्बोध परीक्षण, यानी TAT टेस्ट भी कहते हैं, थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसे TAT टेस्ट भी कहते हैं। इस परीक्षण का प्रतिपादन मॉर्गन ने किया था और मुर्रे ने किया था। इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं। 30 कार्ड सामने वाले को दिए जाते हैं तथा एक कार्ड पर चित्र बनाना होता है। तो प्रत्येक कार्ड में 10 पुरुष के लिए, 10 महिला के लिए और 10 दोनों के लिए होता है। दूसरा टेस्ट है इसमें रोड्सा स्याही धब्बा परीक्षण। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्विट्जरलैंड के हरमन रोड्सा ने किया था। इसका विषय अचेतन प्रत्येक कार्ड पर स्थायी का स्याही का धब्बा होता है, यानी स्याही के द्वारा हम किसी भी चित्र का जब निर्माण करते हैं तो इस पर एक चित्र की आकृति बनती है जिसके द्वारा उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। उसमें कुल 10 कार्ड दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36, सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं? तो सीखने का वक्र यानी अधिगम के वक्र को सीखने की मात्रा, गति, उन्नति, अवनति को दर्शाता है। यानी हमने क्या क्या सीखा और कितने मात्रा में सीखा। तो पहला है सरल रेखीय यानी समान निष्पादन वक्र। इसमें सीखने की प्रगति को लगातार बढ़ते हुए दिखाया जाता है, यानी लगातार अगर हम सीखते जा रहे हैं तो सरल रेखीय वक्र कहलाता है। दूसरा है हास निष्पादन, यानी इसमें प्रारंभ में गति तीव्र तथा बाद में मंद हो जाती है, यानी पहले हम ज़्यादा सीखते हैं उसके बाद सीखने की गति मंद हो जाती है। तीसरा है धनात्मक नतोदर यानी वर्धमान। तो इसमें प्रारंभ में गति धीमी होती है लेकिन बाद में तीव्र हो जाती है, तो इसको हम धनात्मक कहते हैं। चौथा है मिश्रित आवास यानी एस टाइप। तो इसमें क्या होता है कि हम धीमी गति से भी सीखते हैं, फिर तेजी से सीखते हैं, फिर धीमी हो जाती है, फिर तेज हो जाती है, तो इसे मिश्रित या अवग्रहास यानी एस टाइप वक्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। तो बाल विकास के काफ़ी सारे क्षेत्र होते हैं। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास, चौथा है सामाजिक विकास, पांचवा है भाषा विकास। तो ये सभी बाल विकास के क्षेत्र के संबंधित आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38वां, तर्क और चिंतन को स्पष्ट कीजिए। तो तर्क एक अभिव्यक्ति क्रिया है जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान के व्यवहार से होता है। वुडवर्थ ने काफ़ी अच्छी परिभाषा दी है
कि तर्क में तथ्यों और सिद्धांतों जो स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं को परस्पर मिलाया जाता है, फिर उस पर मिश्रण का परीक्षण में से निष्कर्ष निकाला जाता है। अब चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है और ज्ञानात्मक व्यवहार का जटिल स्वरूप है। इसमें यह शिक्षण, स्मरण, कल्पना आदि मानसिक क्षमताओं से जुड़ा होता है। तो हम इसमें समझ सकते हैं कि तर्क समस्या समाधान से जुड़ा होता है। गैरेट के अनुसार चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं अदृश्य व्यवहार होता है जिसमें समान रूप से प्रतीकों जैसे बिंबों, विचारों, प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बाकी एक रॉस की भी परिभाषा है जो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए और व्यक्तित्व मापन आप किस प्रकार करेंगे। तो व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी का हिंदी अर्थ है। यह लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मुखौटा, नकाब व नकली चेहरा। तो अल्पोर्ट की एक परिभाषा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले अपूर्व अभियोजनों का निर्णय करते हैं। तो व्यक्तित्व मापन की विधियों का निर्माण किया जाता है जो ये निम्नलिखित हैं, जैसे व्यक्तित्व विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ, प्रक्षेपण विधियाँ और मनोविश्लेषण विधियाँ। तो इसी लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, सीखने की प्रभावशाली विधियों का उल्लेख कीजिए। तो कुछ निम्नलिखित सीखने की प्रभावशाली विधियां हैं। तो पहला है करके सीखना। बालक को हमेशा करके सीखने पर आधारित शिक्षण ही हमें देना चाहिए। तो इस विधि में छात्र के द्वारा प्रत्येक कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। बालक जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे जल्दी सीखते हैं। दूसरा है अनुकरण के माध्यम से। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली जितनी भी क्रियाएं उसको अनुकरण द्वारा सीखते हैं। तीसरा है निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन द्वारा। बच्चे जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वे जल्दी और स्थायी रूप से सीख जाते हैं। चौथा है परीक्षण यानी टेस्टिंग के द्वारा। इसके अंतर्गत छात्र अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री का परीक्षण करते हैं तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो पहला पेपर 2023 का PYQ था उसकी सारी आंसर की हमारी कंप्लीट होती है। ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी और आने वाले पेपरों के लिए हम आपको PYQ तथा जो आपके पेपर होंगे उसके आंसर की प्रोवाइड कराते रहेंगे और इसी प्रकार कंटेंट देते रहेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिससे आप जल्दी से जल्दी इस PDF को पढ़ सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।